नमस्कार साथियों, नमस्ते। मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही दिन धाम पर। मेरे साथ हैं अश्वांग तिवारी, जिन्होंने बीपीएससी में 11th और 12 पीजीटी वाला एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। हम लोग जानेंगे इनसे इनकी सफलता का राज। आप सभी लोग बहुत सारे इंटरव्यू देखते हैं और इंटरव्यू में जानने की कोशिश करते हैं कौन कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। लेकिन एक बात याद रखना इंटरव्यू देखते समय कि उसी कैटेगरी में आप भी आओगे जहां आप हो। जब मैं तैयारी करता था तो मैं भी इंटरव्यू देखता था, पढ़ता था लोगों को। हमारे कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बताया सर हम 2021 वाला टॉपर से इंटरव्यू देखे थे और 2022 वो दे रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अश्वांग का इंटरव्यू देख के अगला जो एग्जाम है टीआरई 4.0 उसमें आपका भी नाम हो, इसी शुभाशीष के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अश्वांग, कैसे हो भाई? बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर। प्रणाम सर आपको। अच्छा हूँ हाँ, सर मैं। बहुत। अब आप सफल हो गए हैं। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई, क्योंकि सरकारी नौकरी अपने आप में एक प्रतिष्ठित के साथ साथ जो शिक्षक की नौकरी होती है ये एक प्रतिभा अलग ही होती है, ये सम्मान को बढ़ा देती है। तीसरा क्या होता है कि जीवन का एक ढर्रा हो जाता है। अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी? शुरू से ही टीचर बनना चाहते थे या कुछ और टारगेट था? नहीं सर, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया सर। नहीं सर, हम लोग एक्चुअली मैंने बीएड किया था। तो मैं हमेशा हमारे माइंडसेट में बना हुआ था कि बीएड किया हमने, प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम प्राइमरी से बाहर चले गए। तो मैंने उसके बाद से पिछले साल जुलाई के बाद से मैंने पूरा फोकस मैंने अपने टीजीटी पीजीटी पे केंद्रित कर दिया था सर। और मैंने जुलाई के बाद से अपना टीजीटी पीजीटी प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, उसमें लगाव था, हम शुरू से पढ़ते आए थे। लेकिन प्रॉपर पढ़ाई हमारी 1-1.5 साल पहले से स्टार्ट हुई थी सर। अच्छा। जब हमारे टीआरई 2 का वैकेंसी आई थी उसके बाद से ही सर। तो मतलब 1 साल आपको तैयारी करने में और आपका सिलेक्शन हो गया। टीआरई 3.0 में क्या परफॉर्मेंस था? सर नंबर मतलब कट ऑफ तो मेरा 88 चला गया था पीजीटी का, मेरा नंबर 95 प्लस था। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। टीजीटी में थोड़ा सा नंबर 1-2 नंबर कम था और उस वक्त थोड़ा दिक्कत हुई। बाकी पीजीटी में मेरा नंबर सर बढ़िया था। तो आपने कैसे देखो इस समय क्या है कि भीड़ है बहुत, मतलब लोग भाग रहे हैं सिलेक्शन के पीछे। आप भी जब सिलेक्टेड नहीं थे, आप भी उस स्टूडेंट के दर्द को समझ सकते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, अब कैसे तैयारी करें, मतलब एक चीज होती है। बट जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो सारी चीजें संश्लिष्ट हो जाती हैं। तो आप अपनी यात्रा के एक संक्षिप्त विवरण शुरू से लेके सफलता तक दे, और क्या उतार चढ़ाव आया, कब आपको क्या लगा, और अभी आपको जो महसूस हो रहा है वो सब एक बार आप अपने आप से बताएं। बिल्कुल सर। सर मैंने स्टार्टिंग किया था, तो स्टार्टिंग में तो सबके साथ होता है, मुझे हिंदी पढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 10 दिन में सारी चीजें इकट्ठे पढ़ लो। तो स्टार्टिंग में हमको ये भी ढूंढना होता है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने सर स्टार्टिंग में सबसे पहले काम किया कि मैंने प्रीवियस से जो क्वेश्चन थे उससे जो टॉपिक जो पूछे गए थे सारे टॉपिक मैंने नोट कर लिए थे। वो चीज मैं पढ़ता था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ने में हुई। उसकी वजह से लगता था कि मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ग्रामर में आपसे पढ़ता आया हूं शुरू से। टीजीटी पीजीटी के मैंने आपका कोर्स ले लिया था, और कोर्स लेने के बाद मुझे सर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अन्य कहीं किसी चीज के लिए जाना है, कहीं और देखना भी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग तो किया, लेकिन आपके मार्गदर्शन में चीजें एकदम बहुत आसान होती चली गई मेरे को। अब मैं वन वे चलता गया कि नहीं मुझे रामकृष्ण सर के पीछे चलना है, और चलता गया। और उसी के बीच में मैं अपना मतलब सर मैंने एग्जाम दे दिया था मार्च में, फिर कैंसिल हो गया, फिर जुलाई में मैंने एग्जाम दिया। उसके बीच में मैंने आपका फिर नेट का कोर्स भी ले लिया, ताकि अगर मेरे साथ कुछ चीजें होती है तो भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूं एटलीस्ट। और वही चीज था सर। और परेशानी तो होती है, अगर मैं पीजीटी में 1 नंबर से रुक गया था, पिछली बार मैं 2 नंबर से पीजीटी में रुका था, तो परेशानी तो होती है सर। किस बार नहीं होता क्या हुआ, उस बार नहीं होता क्या हुआ, लेकिन मैं मोटिवेटेड पहले से था। और यही वजह रही कि मैं आपसे पहले से जुड़ चुका था नेट का कोर्स लेके। अगर चीजें मेरे पक्ष में नहीं भी रहती हैं तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा एटलीस्ट, आज नहीं तो कल मुझे वो चीज अचीव हो जाएगी। तो बस अच्छा, सब लोग ये सोचते हैं, ये दर्द बहुत आज अभी जब बता रहे हो तो मुझे भी याद आया, जब मेरा नेट का पेपर था और मेरा सिलेक्शन पॉइंट से रुका था, 0.33 से रुका था। वो बहुत परेशानी हुई, मतलब ऐसा लगता था कि बस इतना ही तो था। ऐसा होता कोई ऑफलाइन होता मांग लेता, भाई इतना ही तो है दे दो। अब हम लोग एग्जाम वाले से मांग नहीं सकते, वहां तक तो पहुंच नहीं है। लेकिन एक दो नंबर से मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि बच्चों का इंटरव्यू खत्म हो जाता है, इंटरमीडिएट एग्जाम खत्म होता है, एक लेवल के बाद बच्चा अगर ग्रेजुएशन के लगता है उसके बाद उसके पास होता है कि मुझे बैंक की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना है। मुझे लगता है सर मेरे हिसाब से मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, किसी एक चीज पे मैं फोकस नहीं कर पाया था। और जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हो गया, मैंने माइंडसेट बना लिया कि नहीं मुझे क्वालिफाई सिर्फ एग्जाम के लिए करना है, टीचर एग्जाम के लिए करना है। मैंने बाकी चीजों को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ अपने चीजों पे, अपने सिलेबस पे पूरा फोकस करता चला गया। कब पढ़ता था, क्या पढ़ता था सर, एक एक रूटीन मैंने अब तक नोट किया हुआ है।
किस दिन मैंने कम पढ़ा, किस रीजन से कम पढ़ा, प्रॉपर नोट्स है मेरे यहाँ सर। हाँ, ये मैं भी बोलता हूँ कि एक डायरी रखो, आज हमने क्या पढ़ा, बस उसमें दिक्कत क्या है, आज हमने भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ा, इसका ये टॉपिक पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और है, 80% लोग ये गलती करते हैं, मैं भी ये गलती करता था। जब मैं शुरू किया था, बैंक की भी तैयारी साथ-साथ चलने दो, एसएससी की भी तैयारी साथ-साथ हाँ, चलने दो, वनडे एग्ज़ाम का भी पेपर दे दें, है ना? मतलब कई चीज़ें एक साथ। अभी भी कई लोग पुलिस का भी एग्ज़ाम दे देते हैं, चलो टीचिंग का भी दे देते हैं, बीएड भी कर लिए, मल्टीपल चीज़ों में। ये बिल्कुल सर, और बिल्कुल। दूसरा, मैं क्या सोच के चलता हूँ, अभी आपको एक बात बताऊँ, कई लोग सोचते हैं कि सर नेट के लेवल का पढ़ाते हैं। एक्चुअली जो नेट के लेवल की तैयारी करेगा वही पीजीटी में सिलेक्ट भी होगा, ये भी समझ बिल्कुल, लो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है कि टॉपिक सेम होता है, केवल प्रश्न का नज़रिया अलग होता है, लेकिन बिल्कुल दिनों सर, दिन बिल्कुल, लेवल बिल्कुल। बढ़ता चला जा रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, हमारे 27 स्टूडेंट नेट जेआरएफ वाले क्वालीफाई हुए थे। तब मैंने स्पेशल बैच ही नहीं चलाया था यूपी का, अब तो चल रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि जब आप, अगर आपको 50 नंबर लेके आने हैं, तो आप 70 नंबर की तैयारी करोगे तब आएगा। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। 100 कट ऑफ जा रहा है, तो आप 90-95 की तैयारी करोगे तब आपका 70-75 आएगा। तो लोगों बिल्कुल को सर, लगता है बिल्कुल। टफ लेवल है। भाई जब तक तुम उस लेवल को नहीं करोगे तब तक यहाँ तक नहीं पहुँचोगे। तो बिल्कुल मैं सर। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देता हूँ, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सिलेक्शन के बाद दुनिया ही अलग हो जाती है। अब ये हाँ सर, बताओ, ये तो देखा सिलेक्शन के है, ये बाद तो का देखा अनुभव है। बताओ, जब रिजल्ट आया तब से क्या माहौल है? ये बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो सर सबका मतलब कि उम्मीद था, पापा का, मम्मी का, सबका, सारे दोस्त मित्र का था कि नंबर अच्छा है, नंबर सबको पता था कि हाँ हो जाना है, हो जाना है, हो जाना है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से मुझे सर 2 दिन तो पता नहीं चला, मेरा 2 दिन कब निकला, कितने लगातार कॉल्स, मैसेज, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, फैमिली के, सबका आया। और सर मतलब अब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि हम लोग नज़रिया देखने का अलग है। हाँ। आफ्टर जॉब उससे पहले कहते थे कि पता नहीं क्या करता है, दिन भर घर रहता है। और सबसे बड़ी चीज सर, मैंने कोई लाइब्रेरी नहीं गया, मैं कहीं बाहर निकलने नहीं गया। आपका कोर्स था, मैं घर पे प्रॉपर अपने रूम में सेटल होके प्रॉपर पढ़ाई करता था। तो लोगों को पता नहीं चलता था कि मैं कहीं पढ़ने भी जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो लोग उस चीज से देखते थे कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। लेकिन अब जब जॉब हो गई तो सब अच्छे से देखते हैं, ऐसा अच्छा, मुझे फील होता रातों रात दुनिया ही बदल जाती ना। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, रिजल्ट आया, बिल्कुल। अगली सुबह माहौल अलग। बिल्कुल मैं एकदम। मैं सर रात में उस दिन मैं जाके 2-2 बजे तक चेक कर रहा था, कहीं मेरा नाम वो लोग कहीं बाद में इरेज़ तो नहीं कर देंगे, इरेज़ तो नहीं। मैं लगातार पीडीएफ में देखता जा रहा था सर। ये ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि अपने आप देखने के बाद भी यकीन नहीं होता, दूसरों को भी दिखाते हैं। हमारे कई बिल्कुल स्टूडेंट सर, सेलेक्ट हो बिल्कुल, जाते थे, बिल्कुल। भेजते थे, सर देखो मेरा हो गया कि नहीं, उसमें सीधा लिखा होता था। तो ये चीजें होती हैं, हाँ, कई बार उसे देखना और दूसरों को भी दिखाना तब जाके होता है। लेकिन एक चीज ये समझ लो, ये सब बहुत मेहनत का परिणाम है। सफलता जो है निश्चित बहुत संघर्ष मेहनत हुआ होता है। था। लोगों को लगता है आज सफल हो गए, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये बहुत अलग। जैसे आपने पिछली बार तैयारी की, सिलेक्शन की तैयारी आपकी पिछली बार ही थी। 1-2 नंबर से रुकने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी तैयारी नहीं, आपकी तैयारी अच्छी वही थी। कर रही है, अब आप अच्छी सोचो, थी। उस तैयारी के बाद भी आप इस बार लगे रहे। कई लोग क्या होते हैं कि वो लगातार लग नहीं पाते। सफलता और असफलता में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो छात्र लगातार किसी भी एग्जाम में लगा रहेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जो सर आपको कभी छोटा सा इसमें इंसिडेंट बताता हूँ ना, जैसे कि मैं एग्जाम खत्म हो गया था टीआरई 2 का, लग रहा था कि एग्जाम होगा नहीं होगा। इसके बीच में मेरे सर फूफा जी की डेथ हो गई थी, तो पूरी फैमिली उनके गांव शिफ्ट हो गई थी। मैं गांव पे अपना सारा नोट्स लेके आया था। मुझे टाइम मिलता था सुबह का टाइम पे, मैं प्रॉपर रिवीजन करता था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बट जो मैंने नोट्स पढ़ाया था सर उसका रिवीजन मैं कर लेता था सुबह का टाइम पे। मैंने सर पढ़ाई को कभी छोड़ी ही नहीं, और यही रीजन है कि मुझे लगता है कि ना छोड़ने की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हो चुका है सर इस बार। अभी अभी पिछले मैंने 2-3 इंटरव्यू कराए थे, वो लोग अपना 6 to 8, 9, 10th में सिलेक्ट हुए थे, उनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है। एक मुलायम नाम था और एक का नाम था, क्या नाम था, आपने देखा था इंटरव्यू? एक स्टूडेंट और था। तो अब वो लोग क्या किए थे कि पिछली बार से ही लगे थे, पिछली बार भी उनका नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ। तो अभी मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, जिनका 3.0 में नहीं हुआ, अगर वो सही तरीके से पढ़ ले 4.0 में हो जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मान लेते हैं जिनका नहीं हुआ, तैयारी ठीक-ठाक है, उनको आप बिल्कुल ऐसा निर्देश दीजिए, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, आपकी बात मानेंगे, कि क्या गलती ना करें जिससे 4.0 में उनका सिलेक्शन हो जाए? हाँ सर, मैं सीधे से मुझे एक चीज कहना है, पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, सब रिवीजन करते हैं, सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं। अब मैं अपने दोस्तों को कहना है जो टीआरई 4 में आना चाहते हैं, वो भटकना बंद करें। अगर वो राम मिश्रा सर पे पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये दिमाग में रखना होगा कि सर मेरा सिलेक्शन करा के ही देंगे। और अगर वो भटकते हैं कि मुझे यहाँ भी पढ़ना है, मुझे वहां भी पढ़ना है, फिर सर उनके साथ थोड़ी सी चूक हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तैयारी रखिए, लेकिन किसी एक टीचर पे आप विश्वास करिए और आप अपना बेस्ट दीजिए, चीजें आपके पक्ष में आएगी, निसंकोच आएगी। हाँ, मतलब किसी के भी पास पढ़ें, लेकिन उसका
तैयार करें पूरा। अब बिल्कुल होता सर, क्या है, बिल्कुल। जैसे मैंने टारगेट दिया दूसरा, मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब अगले सोचता हूँ वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ भी ले ले, अच्छा होता है, दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ये भी तैयार नहीं हो पाता, वो भी तैयार नहीं हो वो भी पाता। नहीं हो पाता सर। जब जैसे सर आपके आपने इंटरनेशनल कोर्स को हमको पढ़ाते थे, तो हम हमेशा जैसे कुछ यूनिट पढ़ाना होता था, तो कहते थे कि मैं इसे पढ़ाता हूँ, आप कल खुद से थोड़ा-सा देख के आते हैं। हम थोड़ा-सा देख के आते थे और आप जब लाइन बाय लाइन हमको रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ाते थे, वो चीज़ प्रॉपर्ली दिमाग में घुसती थी, माइंडसेट में बैठती थी वो चीज़। तो वही चीज़ है सर, अगर आप कह और रहे हैं दूसरा, आपकी चीज़ों पे हैं, तो कुछ ठीक है। स्टूडेंट की शिकायत ये होती है कि सर हमको याद नहीं होता है। मैं बोलता हूँ ये सबके साथ होता है। तो जिनको याद नहीं होता उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी सब्जेक्ट हमारा है, आप लाख पढ़ लीजिए, सुबह-शाम अगर आप उस चीज़ पे रिवीजन पे टाइम नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ते चले जाएँगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। आप सुबह समय निकालिए, थोड़ा जल्दी उठिए, सुबह पढ़िए, शाम के समय आपको टहलते हुए कोई लोग होते हैं, सर मुझे क्या है ना बिना बोले मुझे याद नहीं होता था। तो मैं छत पे जाता था, छत पे टहल के बोल-बोल के पढ़ता था। आपको सुबह-शाम 1 घंटे रिवीजन पे देना है, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे। लेकिन उसके बीच में आपको पढ़ाई करनी है। अगर रिवीजन छूटा तो पढ़ाई दिक्कत है, पढ़ाई नहीं हुई सिर्फ रिवीजन पे गया तब भी दिक्कत है, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा। और सर एक ही चीज को मैं आपको सर को दिखा रहा हूँ, एक ही चीज को 10 बार नहीं पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। सर ये देखिए नोट्स बनाया, मतलब कितने पन्ने का नोट्स है, सिर्फ राइटर के नाम है, किसने राइटर क्या लिखा है क्या नहीं, सारे सब भर पड़ा, पूरी कॉपी भरी है। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं याद होता था, बाद में मैंने नोट्स की वजह से पूरा कॉपी भर चुका है और पूरी कॉपी मुझे एकदम याद है। क्यों? सर एक दिन की मेहनत नहीं है, प्रॉपर मैं 2 महीने 3 महीने लगातार इसको बिना रिवीजन के कर ही नहीं सकता था। रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन मैं करता चला गया सर। अब देखो इसमें सबसे एक बड़ी चीज़, चीज़ आप पे भरोसा था मुझे, एक चीज़ मैं और मैंने आपका जोड़ता छोड़ा हूँ ही नहीं। कि जैसे मान लीजिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे हो आप, आपको हाँ, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किताबें याद करने में दिक्कत हो रही है। आप क्या बिल्कुल, करो, उसे बोल के रिकॉर्ड कर लो। अब आप बिल्कुल खाना सर, बना रहे हो, उसे सुनते जाओ 5, सुनते 7, 10 रहो। बार। अपने बिल्कुल, आप बिल्कुल। आपको याद होना, लेकिन काम करना यस पड़ेगा। सर, मैं बेसिकली आपसे इसलिए ये प्रश्न पूछा था, लोग सोचते हैं याद नहीं होता। अरे सबको याद नहीं होता है। जो आदमी मेरे अब साथ ये सब स्टार्टिंग में दिक्कत है सर। ये समझेगा कि हमको इसे याद करना है, जैसे आपने कर लिया कि हमको जितने रचनाकार हैं याद करना है, आपने उसे लिखा, आपने उसे 10 बार पढ़ा, तब जाके याद होता है। अब मैं ही इतना पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी सब कुछ नहीं याद है, बहुत सारी चीज़ किताब बिल्कुल में सर, देखनी पड़ जाती है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये लोग बस ऐसे मेहनत करें, जैसे आप बताएं, जो चीज़ें कठिन लग रही उसे अलग से लिखो, उसे बोलो, लिखो। घर के किसी बच्चे को बुला के सुना दो उसे, मतलब ऐसा करो कि ये उसे काम 4 चीज़ें। ये काम सर मैं मम्मी से करता था, मम्मी मुझे पूछती रहती थी राइटर कौन है? मम्मी पूछती थी, मैं बताता चलता था। हाँ। और ये सबसे बड़ी चीज़ थी सर, जैसे किसी का मुझे एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया था और मुझे ऐसा लगा था कि पूछ लेगा कि जन्म काल के अनुसार इनको सजाइए, तो मैं प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे सबका लिख चुका था और सोता था, पढ़ता था, बैठे-बैठे मुझे बिना कुछ किए सब कुछ मुझे याद हो गया था सर। अपने आप याद होने लगता है। अब जैसे मान लो हाँ, स्टार्टिंग से हाँ। याद करना है, अब आप उसे पेज में लिखो, लगाओ। जब मैं शुरुआत किया था पढ़ाना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उस समय मैं किराए के मकान पे रहता था। तो मैं जहाँ पढ़ाता था उसके सामने सिलेबस लिख के चिपकाया था। अब हाँ पूरा सर। याद नहीं होता है। अब जैसे मैं, वो बोलते थे कि यूनिट 9 में कौन सा निबंध, नहीं, मैं पट से ऐसे नज़र देख लेता था कौन-कौन सा है, क्योंकि अब तुरंत ना याद आए तब कितनी कविता है कितना नहीं। तो वो सब स्टार्टिंग में था। तो ये सब करना पड़ता है। और यस सर, बिल्कुल। देखो, आज जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कल उनका होगा, कल आपका नहीं हुआ था आज आपका हुआ है, ये क्रम है, ये बिल्कुल, लगा बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। कुल मिला के बात जो है दिमाग की और पढ़ाई की भी नहीं है, बात ये है निरंतर पढ़ते रहने की। जो छात्र निरंतर किसी पढ़ते चीज में एक ही डायरेक्शन में निरंतर लगा रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो निश्चित आगे आने निश्चित वाले रूप लोगों को आप कुछ स्पेशल बताएं जिससे वो अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकें। सर मैं तो यही कहूँगा, आप जैसे भी मेहनत कर रहे हैं, अगर उसमें लगता है कहीं भी चूक हो रही है, उस पे आप प्रॉपर काम करिए, चीज़ों को समेटिए। ये नहीं कि आज मुझे हिंदी नवरत्न के बारे में याद करना है, तो मुझे कल कर लूँगा, बहुत छोटा टॉपिक नहीं, आप उस चीज़ को समेटते चलिए, समेटते चलिए, समेटते चलिए। जो चीज़ दिक्कत हो रही है, आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार ही टाइम दीजिए, पर टाइम दीजिए। जो चीज़ मुश्किल है, मुश्किल। का पश्चात काव्यशास्त्र पढ़ना किसी को आसान नहीं लगता सर हिंदी में। आप अच्छे-अच्छे को देखेंगे ना, पश्चात काव्यशास्त्र पढ़ना बिल्कुल मन नहीं लगता है, बट फिर भी एज़ अ रिज़ल्ट हमको काम करना पड़ता है, सब करना ही पड़ता है। मैं तो अच्छा, यही कहूँगा, आप निरंतर लगे रहिए। निरंतर लगे रहे। और एक चीज़ और भी है कि जैसे जितना पढ़ाया जाए, जैसे आज 2 घंटे पढ़ाया गया, आप उसे लिख-लिख कर अभ्यास करिए। यही बिल्कुल सर, छोटी बिल्कुल। आदत, कोई मूढ़ भी होगा ना, कोई एकदम मंद बुद्धि होगा, अगर मान लीजिए किसी भी टीचर ने आपको 3 घंटे क्लास पढ़ाया, उसी क्लास को आप तथ्य को 5 बार, 6 बार, 7 बार लिख-लिख कर अभ्यास करिए। 6 महीना, 8 महीना में ना पूरा तैयार हो जाए तो बताइए। लेकिन यही बिल्कुल सर, कार्य बिल्कुल लोग नहीं होना कर है। पाते हैं। तो यही इनको करना है सही। अच्छा, एक बात ये बता दो, सिलेक्शन के बाद जब आपका रिजल्ट आया,
तो पहले कौन देखा, फिर कैसी प्रक्रिया थी? 2-4 प्रक्रिया बताओ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो। कैसे देखा पहले? पहले तो मैं घर पे ही था, मैं कब से परेशान था रिजल्ट को लेके। मैंने मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बताया था इस चीज के लेके। मैं बोला था मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ, बट घर के आसपास ही था। मैं अकेला बैठा था, एकदम बहुत टेंस माहौल था। मैंने दोस्त मित्र को भी नहीं बोला, सबको नंबर पता था, कोई वेट नहीं कर रहा था। और जैसे ही रिजल्ट आया, मैं सबसे पहले मिठाई लिया, मिठाई लेके मैं जस्ट घर पहुंचा। फिर मम्मी का पैर छुआ, पापा का पैर छुआ, उन्होंने खिलाया। वो चीजें उसके बाद सर कब क्या हो कुछ पता नहीं चला। तुरंत मम्मी सबको कॉल करना है, मामा को वगैरह सबको, कि हाँ सिलेक्शन हो गया। सारे लोग स्टेटस पे स्टेटस लगाना, इतना अच्छा रैंक है, एज ए पीजीटी टीचर। कोई लिख रहा है कि प्रवक्ता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चीजें सर इतनी जल्दी जल्दी घटित होती चली गई, पता ही नहीं चला मेरा 24 घंटा कब निकल गया। अच्छा, सफलता वाली रात में आदमी बहुत कम सोता, कितनी भी देर सोए सुबह जल्दी उठ जाता, हुआ ऐसा? कितनी देर सोए? यस सर, बिल्कुल सर। नहीं, अच्छा लगता है। देखो, सफलता एक अलग ही चीज होती है। तो आने वाले लोगों को यही है कि ये सही तरीके से पढ़ें और संश्लिष्ट पढ़ें, टिक कर पढ़ें, रोक कर पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो जाएगा सिलेक्शन। अब टीआरई 4.0 में भी इनके पास बढ़िया मौका है, अगर ये सही डायरेक्शन। बच्चों को क्या लगता है, और मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि राम मिश्रा सर मुझे टीजीटी पीजीटी का कोर्स दे रहे हैं, मैं उनसे सारा चीज ले चुका हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि सर मुझे कुछ कम तो नहीं पढ़ाया ना, कुछ कम तो नहीं पढ़ाया ना। और वहीं से भटकता स्टार्ट हो गया इंसान, वहीं से यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देखना उठा। और हिंदी में क्या है सर ना, कि किसी एक इंसान का डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत मिसेज रहती है। कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, उसमें आदमी भटकता बहुत जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है सर। मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, आप किसी एक टीचर पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको राम मिश्रा सर पे विश्वास करना होगा। सर आपको सिलेक्शन लेके देंगे। हमारा काम है उस चीज पे बस गोल पे फोकस करना। फोकस रहेगा, चीजें ऑटोमेटिक सही होती चली जाएंगी सर। बिल्कुल। और जल्दी ही मैं बिहार आऊँगा, आप सभी लोगों से मिलूँगा जब नियुक्ति पत्र वगैरह मिलेगा, क्योंकि मैं ना तो 2.0 वाले में आया, ना 3.0, ना इधर आया, मीटअप भी नहीं कर पाया। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था बाहर दूसरे का था, उसमें सारे लोग आए थे। तो ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, तो मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, नए साल में आप सब लोगों से मिलूँगा। बस यही है कि आप लोग आगे बढ़ें, कि आप आइए, हम बहुत जल्दी आपसे मिलना भी चाहते हैं सर। अब तो हाँ, मैं इस बार आऊँगा। हमारे बहुत छात्र ऐसे हैं जो मतलब नेट जेआरएफ वाले भी हैं, वो सब अच्छा रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक बार मैं आऊँगा, आप लोगों से मिलूँगा। बस मेरी भी यही उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ें तो आप सफल होके जाएँ, असफल होके नहीं। बिल्कुल सर, ये मेरे मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा इंटरव्यू है मेरा। मैं एज जब नेट जेआरएफ क्वालीफाई करूंगा, मैं फिर से आपसे उम्मीद करूंगा आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। जब एक बार एक एग्जाम हो जाता है, अब आपके अंदर स्थायित्व आ गया, अब आप दोगे ना कॉन्फिडेंस लेवल भी। दूसरी बात, अगर आपने पीजीटी निकाला है तो इसका मतलब आपकी हिंदी अच्छी तैयार है। लगभग आप आज भी अगर देंगे तो आपका फर्स्ट पेपर पढ़ना है, सेकंड पेपर में आप 65-70 प्रश्न तक आराम से सही कर लेंगे। आप देख ठीक ना? तो अब आप थोड़ी सी मेहनत फर्स्ट पेपर कर देना, जेआरएफ भी हो जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है वहाँ पे, बेट की भी आने वाली है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा बिहार का। तो आप इधर करके असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आगामी छात्रों को भी शुभकामनाएं हैं। और अश्वांग का इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताना। एक तेजस्वी छात्र हैं और जैसा कि पिछली बार भी इन्होंने अच्छा किया था और इस बार सिलेक्ट हुए। इनसे आपको यही सीख मिलती है कि अगर आपका इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार अश्वांग आपको नीचे से मैसेज करेंगे कि आपको बधाई। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामना और आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ो, खुश रहो, मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम।